जब कोई देश बिना गोली चलाए अपने दुश्मन को घेर ले तो समझिए कि वो एक सुपर पावर की तरह खेल रहा है। अब अमेरिका को ही देख लीजिए। अमेरिका अपने घर पर कभी नहीं लड़ता, वो दूसरों की ज़मीन पर लड़ता है, और वो भी दूसरों की सेना से। आप रूस यूक्रेन युद्ध देख लीजिए, या इजराइल हमास, या इजराइल ईरान। और आज भारत भी वही खेल खेल रहा है, पूरे होश, पूरे होशियारी और पूरी योजना के साथ। 15 जून 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस में कदम रखते हैं। ये कोई टूरिस्ट विजिट नहीं थी, ये था एक कूटनीतिक संदेश। तुर्की जो दशकों से साइप्रस को कब्जे में रखे बैठा है, उसी साइप्रस को भारत ने अपने गले लगाया, और ये सिर्फ शुरुआत थी। अब जरा तुर्की की तरफ ही देखिए, एक ऐसा देश जो कभी खिलाफत की विरासत का सपना देखता था, लेकिन आज वो अपने ही पड़ोस में अकेला खड़ा है। क्यों? क्योंकि भारत ने उसकी हर चाल का जवाब चाल से दिया। तुर्की का भारत से पुराना हिसाब है, पाकिस्तान के लिए उसका अंधा समर्थन, कश्मीर पर जहर उगलना, और ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ा होना, ये सब तुर्की ने किया। जब भारत ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर प्रहार किया, तो तुर्की ने उल्टा भारत को उकसाने वाला यानी कि एग्रेसर बताया। और बात सिर्फ शब्दों तक नहीं रही, तुर्की के बनाए हथियार, ड्रोन, और यहाँ तक कि उसकी नौसेना की मदद पाकिस्तान को मिली। लेकिन भारत चुप नहीं बैठा। भारत ने युद्ध नहीं, दोस्त बनाए। तुर्की इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता है, ठीक ऑटोमन साम्राज्य की तरह। आज के दौर में देखें तो इस्लामिक वर्ल्ड के दो लीडर्स माने जाते हैं, सऊदी अरब और यूएई। इसी को लेकर इन दोनों देशों की तुर्की के साथ तनातनी भी रहती है। और जैसा चाणक्य हमें सिखा गए हैं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, भारत भी अब तुर्की के दुश्मनों को अपने करीब ला रहा है। एक तरफ यूएई, जिसके साथ भारत ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर आर्थिक साझेदारी को 6 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया है। दोनों देश सैन्य मोर्चे पर भी करीब आ रहे हैं। यूएई और भारत के बीच डेजर्ट फ्लैग और डेजर्ट साइक्लोन जैसे महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास भी होते हैं। दोनों देशों की करीबी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यूएई एक मुस्लिम देश है, लेकिन फिर भी उसने अबू धाबी में पहला पारंपरिक हिंदू मंदिर बनवाया, और वो भी अपनी दी हुई जमीन पर। यूएई के बाद अब चलते हैं सऊदी अरब पर। अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी ने 3 बार सऊदी की यात्रा की। इस दौरान रणनीतिक साझेदारी की गई, डिफेंस से लेकर ट्रेड तक सब कुछ बढ़ा। सऊदी के विजन 2030, जिसके तहत सऊदी अपनी इकोनॉमी को ऑयल डिपेंडेंसी से हटाना चाहता है, इस विजन के लिए भारतीय कंपनियां इसकी रीढ़ हैं। और सबसे अहम बात, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, यूएई और सऊदी अरब दोनों ने भारत का साथ दिया। यानी तुर्की का इस्लामिक लीडर बनने का सपना भारत ने उन्हीं मुस्लिम देशों के साथ रिश्ते बनाकर तोड़ दिया। अब बात करते हैं तुर्की के पड़ोस की। ग्रीस, जो कभी तुर्की के साथ युद्ध की कगार पर रहा, अब वही ग्रीस भारत के साथ डिफेंस एमओयू साइन कर रहा है, मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, और पाकिस्तान तुर्की के खिलाफ एक साथ खड़ा होता है। साल 2023 में पीएम मोदी ग्रीस गए थे। बीते 4 दशकों में वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे जो ग्रीस गए। उसके अगले साल ग्रीस के प्रधानमंत्री भी भारत आए थे। फिर आता है अर्मेनिया। तुर्की ने जिस देश पर साल 1915 में नरसंहार किया था, आज भारत उसकी रक्षा का सबसे बड़ा साझेदार बन चुका है। पिनाका रॉकेट सिस्टम, आकाश डिफेंस सिस्टम। भारत अब अर्मेनिया का टॉप आर्म्स सप्लायर है। यूएसएसआर से टूटने के बाद पहले अर्मेनिया रूस पर अपनी सुरक्षा और हथियारों के लिए निर्भर था, लेकिन अब भारत ने इसे टेक ओवर कर लिया है। अर्मेनिया का 43% हथियार भारत से आता है, और ये आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। और इससे भी बड़ी बात, भारत ने कूटनीतिक रूप से भी अर्मेनिया की लाइन पकड़ी है। अर्मेनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है अजरबैजान, और दोनों देशों के बीच नागोर्नो काराबाख क्षेत्र के लिए बीते 3 दशकों से संघर्ष चल रहा है। अजरबैजान को सपोर्ट करता है तुर्की, लेकिन भारत ने भी अर्मेनिया को अकेला नहीं छोड़ा और इस विवाद में खुलकर उसका सपोर्ट किया है। और अब आता है टूरिज्म का हिडन कार्ड। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, तो ऐसे में टूरिज्म के लिहाज से भारत की ताकत दुनिया में सबसे ज़्यादा है। हर साल लाखों भारतीय दुनिया भर में घूमने जाते हैं। ये भारत की सॉफ्ट पावर है। अब भारत अपनी इस सॉफ्ट पावर से तुर्की को लपेटने के लिए तैयार है। हर साल लाखों भारतीय तुर्की जाते हैं, और तुर्की को इससे मोटी कमाई भी होती थी, लेकिन अब भारतीयों का झुकाव तुर्की से हटकर ग्रीस और अर्मेनिया की तरफ हो गया है। साल 2024 में लगभग 2,40,000 भारतीय सिर्फ अर्मेनिया घूमने गए। मतलब तुर्की को ना सिर्फ सैन्य और कूटनीतिक चोट मिल रही है, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी उसे करारा तमाचा मिल रहा है। तो क्या ये बस तुर्की की कहानी है? नहीं, ये भारत के विश्व में बढ़ते कद की कहानी है। आज दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश, सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी और सबसे मजबूत लोकतंत्र, वो सिर्फ विकास नहीं कर रहा, वो वैश्विक पावर बैलेंस को शिफ्ट कर रहा है। यूएन में स्थायी सदस्यता की मांग,
यूएसए, यूके, फ्रांस और रूस जैसे 4 स्थायी सदस्य समर्थन दे चुके हैं G20 की अध्यक्षता, और अफ्रीकी यूनियन को G20 में स्थायी सदस्यता दिलाने वाला पहला देश बना भारत। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ 100 से ज़्यादा देशों को एक मंच पर लाकर भारत ने बता दिया है कि दक्षिण यानी आर्थिक रूप से कमजोर देशों की आवाज़ अब दबेगी नहीं, गूंजेगी। कोविड के समय वैक्सीन मैत्री से लेकर रूस यूक्रेन युद्ध में शांति दूत की भूमिका तक भारत वो सब कर रहा है जो दुनिया की महाशक्तियां भी नहीं कर पा रही। और यही कारण है कि G7 जैसे मंच, जहां भारत सदस्य भी नहीं है, वहां बार बार भारत को बुलाया जाता है। तो आज जब तुर्की अपने ही बनाए जाल में फंसा, भारत उसके चारों तरफ कूटनीति, रक्षा, व्यापार और संस्कृति की दीवार खड़ी कर चुका है। यही है 21वीं सदी का भारत। न शोर करता है, न धमकी देता है, लेकिन जब मैदान में उतरता है तो पूरी दुनिया को दिखाता है कि वसुधैव कुटुंबकम सिर्फ एक नारा नहीं, एक पॉलिसी है, और वो भी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी। अगर आपको लगे कि ये भारत का नया डिप्लोमेटिक अवतार है तो इसे फैलाइए, सुनाइए और बताइए कि आज की दुनिया में कोई मुकाबला करे या नहीं, भारत अब मुकाबले से बहुत आगे निकल चुका है।